गुड मॉर्निंग। इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बात किया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ बहुत यंग एज में ही अपने 2 पेपर पब्लिश किए थे। एक था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सेकंड किरचॉफ करंट लॉ। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड एनी लूप इज इक्वल टू 0। दिस इज़ अ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ में केवीएल में हमने देखा था दैट केवीएल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने B बराबर W/Q देखा और जहाँ से हमने ट्रेवल्स किया क्लोज पाथ में सेम एंड पे आ गए तो हमने कहा एनर्जी इज कंजर्व। तो अलजेब्रिक वोल्टेज ऑफ ऑल वोल्टेज इन क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। सिमिलरली किरचॉफ का जो करंट लॉ है ये भी बहुत यूजफुल लॉ है। ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो उन्होंने किरचॉफ करंट लॉ जब प्रस्तुत किया तो उसमें बताया कि इसमें अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, जितनी भी करंट हैं किसी भी पर्टिकुलर नोड पे, उनका सम क्या होता है, 0 होता है। क्यों उन्होंने बताया कि ये सारी करंट का सम क्यों 0 होता है? क्योंकि किसी भी नोड पे, नोड की बात कर रहे हैं, जैसे चौराहा का एक जंक्शन है तो जितने 10 आदमी आ रहे हैं तो 10 आदमी उस चौराहे से निकल जाएंगे अलग अलग रूट से। तो चौराहे पे स्टोर करने की क्षमता नहीं है स्टोर की। कोई 10 आदमी आ रहा है तो 5 आदमी को अपने पास रख ले। अगर स्टोरिंग कैपेसिटी हो तो हो सकता है 5 ही आदमी निकले, लेकिन चौराहे पे स्टोर करने की क्षमता नहीं है, तो इसलिए 10 आदमी आ रहे हैं तो 10 ही आदमी बाहर जाएंगे। तो सिमिलरली किसी भी जंक्शन क्या कहते हैं, जैसे इलाहाबाद जंक्शन की बात करें, सपोज करो बहुत सारी ट्रेन, 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेन अगर आ रही हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेन आ रही हैं तो उसको जंक्शन बोलते हैं। अब देखो ये चौराहा टाइप दिख रहा है ना, तो इसमें से अगर 10 आदमी यहाँ आ रहे हैं, 10, अगर हम बोलें 4 आदमी इधर से निकल गए, 3 आदमी इधर से निकल गए, तो इधर कितने आदमी गए? तो जाहिर सी बात है 10 आदमी आ रहे हैं, 4 इस चौराहे से इधर निकल रहे हैं, 3 इधर निकल रहे हैं। अगर इस चौराहे पे कुछ स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है तो क्या होगा? अगर स्टोरिंग कैपेसिटी हो तो हो सकता है स्टोर कर ले, लेकिन अगर स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है तो 4 इधर जा रहे हैं, 3 इधर जा रहे हैं, तो किसी भी बच्चे से आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे सर 10 - 4 + 3 मीन्स 10 में 7 अगर सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? इधर से कितना जाएंगे? 3 आदमी जाएंगे कि नहीं? लेकिन ये ध्यान रहे इस चौराहे या जंक्शन मतलब ये होता है बेटा कि जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिले, या 1 या 2, एक अकेले तो किसी से मिलेगा नहीं कोई एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। 2 एलिमेंट अगर मिले तो उसको बोलते हैं जंक्शन। यहाँ मान लो 4 एलिमेंट मिले, 10 इधर से आए तो 3 इधर से चले गए, 4 इधर से, 3 इधर से। ये तभी संभव है जब यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहे हैं, नो स्टोरिंग कैपेसिटी, तो इसको बोलते हैं बेटा नोड। क्या बोलते हैं? नोड। जहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट जंक्शन फॉर्म करें, सपोज करो 1 से ज़्यादा बोल रहे हैं तो हो सकता है एक एलिमेंट ए हो और एक एलिमेंट ए हो। तो सपोज करो पानी के टर्म में, यहाँ तो हमने बात किया कि आदमी थे, अगर सपोज करो ये इधर से 10 लीटर पानी आ रहा है, 10 लीटर, अगर यहाँ पे कोई कंजम्पशन नहीं है, ये 2 से ज़्यादा एलिमेंट हैं, तो इधर कितना पानी चला जाएगा? पूरा पानी चला जाएगा, 10 लीटर। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2, दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मिले। जिस कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग नोड। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? नोड। अगर नोड के पास स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है तो जितना आ रहा है बराबर जा रहा है।
जितना आ रहा है, देखो इस नोड पे कितना आ रहा है, 10 आदमी आ रहा है, जा कितना रहा है, 4 3 3। इसी तरीके से किरचॉफ करंट लॉ जो केसीएल है, केसीएल साहब ने बताया करंट लॉ कि एट एनी नोड, बार बार नोड क्या है, नोड जहाँ एक से ज़्यादा दो एलिमेंट जंक्शन फॉर्म करें उसको नोड बोलते हैं। तो नोड पे चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं होती, चार्ज, अब चार्ज स्टोर नहीं होता, स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं होता। तो मीन्स अगर दो पैसिव एलिमेंट है, सपोज करो ए, तो इससे अगर यहाँ चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, बताओ, कूलम। तो अगर यहाँ से 10 कूलम चार्ज जा रहा है, 10 कूलम यहाँ स्टोर नहीं हो रहा है, तो 10 कूलम इधर से चला जाएगा, 10 कूलम, ठीक। 10 कूलम यहाँ से एंटर हो रही है इस नोड पे और 10 कूलम बाहर चला जा रहा है। अगर सपोज करो 3 एलिमेंट हैं, तो यहाँ देखो इस जगह पे 3 एलिमेंट कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, नोड। क्या बोलेंगे, नोड, नोड। अब नोड में बेटा देखो, अगर इधर से 10 मान लो 10 कूलम चार्ज आ रहा है इस नोड पे, 10 कूलम, तो सपोज करो 5 कूलम इधर से अगर जा रहा है, तो इधर इस एलिमेंट में कितना जाएगा, 10 माइनस 5। ये तभी संभव है जब नोड के पास स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं हो। तो इधर कितना जाएगा, 5 कूलम। अब देखो बेटा, हम कहें कि टोटल सम ऑफ चार्ज एट दिस नोड कितना है, टोटल सम। तो आप टोटल सम करोगे तो इस नोड पे देखो 10 आ रहा है, 10 जा रहा है, तो कितना है इस नोड पे, 0। तो वही कहते हैं टोटल सम ऑफ ऑल चार्ज एट दिस नोड इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको अगर लिखना हो तो 10 प्लस ये जा रहा है तो माइनस लिख सकते हो, एक को आने वाले को प्लस लिख रहे हो तो जाने वालों को माइनस, और ये भी जा रहा है -5। टोटल सम क्या हो गया बताओ, 0 हो गया कि नहीं। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि नोड हैव नॉट स्टोरिंग चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। तो अब चार्ज की बात हो रही, तो आप लोग फार्मूला देखे होंगे, I बराबर क्या होता है, Q/T। क्या होता है, Q/T। तो हम इंजीनियर जनरली करंट में डील करते हैं, क्योंकि किरचॉफ करंट, नाम क्या है किरचॉफ लॉ का, किरचॉफ करंट लॉ। तो ये चार्ज न लिख के अब हम करंट में बात करने लगे। करंट क्या होता है, Q/T, T इज टाइम, dQ/, अगर स्मॉल करंट की बात करें तो I इक्वल टू dQ/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो अब देखो बेटा, I अगर हम चार्ज की बात न करके अब करंट की बात करने लगेंगे, दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है। तो अगर टोटल अलजेब्रिक सम, इसको अलजेब्रिक सम इसलिए बोलते हैं कि देखो 10 कूलम आ रहा है तो 5 जा रहा है, तो आने वाले को अगर हमने पॉजिटिव लिखा है तो जाने वाले को निगेटिव लिख रहे हैं। तो अगर करंट के फॉर्म में इसी को अगर हम लोग देखा जाए तो करंट देखो, ये जंक्शन है, सपोज करो ये जंक्शन है, अगर ये I1 करंट है, I1। अब देखो चार्ज स्टोर नहीं हो सकता जंक्शन पे नोड में, क्योंकि कोई ऐसी डिवाइस यहाँ लगी नहीं नोड। और ये I2 है, सपोज करो I2 जा रहा है, I3 इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन कुछ ले लीजिए। तो I1 इस नोड को देख के बताओ, जो आ रहा है उसको पॉजिटिव, कोई भी कन्वेंशन यूज़ कर सकते हो, I1, जो जा रहा है उसको निगेटिव, I2 देखो जा रहा है, I3 देखो जा रहा है, तो इसको निगेटिव से। और टोटल एट दिस नोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज क्या होता है, स्टोर नहीं होता नोड पे, तो करंट भी क्या होगी,
नोड पे क्या होगी, टोटल करंट जीरो होगी। तो समेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो। या इसको बेटा देखो समेशन फॉर्म में लिखना हो अलजेब्रिक्स, अब देखो अब यहाँ से चार्ज से लेके हम करंट तक पहुँचे हैं। गेट में पूछा भी जाता है कि KCL इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखो समेशन ऑफ दिस I इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब कि अब देखो इसको स्टेटमेंट में अगर हमें बनाना हो तो हम लोग क्या कहेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट एट एनी नोड इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ करंट लॉ। एक स्टेटमेंट हो गया, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू ज़ीरो। या इसको फिर से अरेंज करो, देखो इस इक्वेशन को जो निगेटिव वाला है उसको RHP में ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, I2 I3 को अगर राइट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 हो जाएगा कि नहीं, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो I1 देखो क्या है, इस नोड पे इनकमिंग करंट है, क्या है, इनकमिंग, और I2 I3 क्या है, आउटगोइंग करंट। तो KCL का दूसरा स्टेटमेंट ये हम लोग बोला जा सकता है इसको देख के कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट एनी नोड। तो ये लिखा जा सकता है यहाँ पे कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू, ये क्या है सब, आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट। और जैसे आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर I1 को पॉजिटिव ले रहे हैं, जो जाने वाला उसको निगेटिव ले रहे हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है I1 को निगेटिव ले लीजिए तो इनको आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। दिस इज़ अ पैसिव साइन कन्वेंशन, मतलब एक को आने वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो जाने वाले को जाहिर सी बात है निगेटिव, अगर आने वाले को निगेटिव ले रहे हो तो जाहिर सी बात है जाने वाले को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो KCL के दो स्टेटमेंट हो सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट आप एग्जाम में लिख सकते हो, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट, लेकिन ये ध्यान रहे कि नोड लिखना मत भूलिएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट नोड इज इक्वल टू ज़ीरो, या इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट एनी नोड। नोड क्या होता है, नोड क्या होता है, एक से ज़्यादा दो एलिमेंट जहाँ मिलते हैं जंक्शन पे उसको हम बोलते हैं नोड। तो यहाँ हमने लिखा भी हुआ है नोड की डिफिनीसन, ए पॉइंट, नोड की डिफिनीसन देखो, ए पॉइंट इन ए नेटवर्क एट विच टू, ध्यान से देखिए, टू आर मोर एलिमेंट एज ए कॉमन जंक्शन इज कॉल्ड नोड। ए पॉइंट इन ए नेटवर्क एट विच टू आर मोर एलिमेंट एज ए कॉमन जंक्शन। टू देखो दो का भी हमने बताया है, इसको नोड बोलेंगे, या दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिले जिसके कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड। और स्टेटमेंट आपको किरचॉफ करंट लॉ क्लियर हो गया, वही हमने लिखा है, देखिए किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। स्टेटमेंट इनका मतलब क्या है, फर्स्ट वाले मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमने लिखा है, देखो किरचॉफ करंट लॉ स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी नोड ऑफ अ नेटवर्क इज अ ज़ीरो एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब हर समय क्या होगा, किसी भी नोड पे टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू ज़ीरो, इज कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ। आप दूसरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, एट एनी नोड ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और ये यहाँ पे हमने लिखा है, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इट इज़ अ कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। KVL एनर्जी पे था, एनर्जी से हमने वोल्टेज को रिलेट किया था, यहाँ पे हमने चार्ज को करंट से। तो दिस इज ऑल अबाउट KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो जो ये समझ गया चौराहे पे, उसको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, KCL, ध्यान से देखते रहिए। अब सपोज करो एक वोल्टेज सोर्स ले लिया हमने,
कितना भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो, आप बस ध्यान रखिए कि पहले आइडेंटिफाई द नोड्स। अब देखो यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी हो, मान सपोज करो 5 ओम है, इसकी वैल्यू भी 5 ओम है और इसकी वैल्यू भी 5 ओम ले लिया है। अब पहले हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, इसके मान सपोज करो ये 10 वोल्ट के सोर्स हैं, ये 10 वोल्ट के सोर्स हैं, ठीक। अब हमें इसमें लगाना है KCL, किरचॉफ करंट लॉ, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं KCL। अब देखो बेटा ये पॉइंट नोड है कि नहीं है, क्योंकि एक देखो ये एलिमेंट, एक एलिमेंट, एक एलिमेंट, 3 एलिमेंट इस कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इसको हम एज अ नोड कंसीडर करते हैं, नोड। अब किसी भी डायरेक्शन में आप करंट इनकमिंग ले सकते हैं, आउटगोइंग ले सकते हैं। अब हम सपोज करो इस डायरेक्शन में I1 को ले लिए, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, I1 का डायरेक्शन रिवर्स भी ले सकते हो, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो I1 को इन कर रहे हैं इस नोड पे, I2 I3 को बाहर ले रहे हैं, I2 और इस नोड से करंट जा रही है I3, ठीक। हमने नोड आइडेंटिफाई कर लिया। नोड आइडेंटिफाई करने के बाद क्या बताया कि I1 करंट अंदर आ रही है, I2 I3 बाहर जा रही है। अंदर बाहर करने का मतलब यह है कि आप I1 बाहर कर सकते हैं, I2 I3 अंदर कर सकते हैं, या मतलब कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अप्लाइंग KCL एट दिस नोड, इस नोड का नाम हम दे रहे हैं A, ठीक है। तो अप्लाई KCL, अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ एट नोड ए, एट नोड ए। अब बेटा नोड ए क्या है, KCL आपने करंट माना है, KCL क्या होता है, जितनी करंट आ रही है बराबर जा रही है, या जितना पानी आ रहा है इस नोड पे उतना जा रहा है। तो यहाँ से देख के बताओ क्या हो जाएगा KCL, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। I1 ये समझ आ गया होगा, देखा I1 अंदर आ रही नोड पे, I2 I3 बाहर जा रहा है। तो दिस इज KCL, सिंपल सी बात है कि ये क्या है, KCL आपने इसके लिए लिख दिया है। अब I1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, I2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, I3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो किसी भी रेजिस्टेंस में आप करंट निकालना जानते हैं। सपोज करो एक बार सिखा दे रहे हैं, एक 5 ओम का है सपोज करो, और इसमें अगर करंट जा रही है आपका, इसके क्रॉस वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट यहाँ ना मानो, इस टर्मिनल पे 10 वोल्ट है प्लस 10, इस पे प्लस 5 वोल्ट है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन अगर हम ए लेते हैं I, तो इसका मतलब I की वैल्यू निकालना हो तो इसको हमने हायर पोटेंशियल, देखो पानी का बहाव इधर दिखा दिए हैं, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल हायर है कंपैरिजन टू दिस। तो I की जब वैल्यू लिखना है आपको, तो 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 5, तो 10 में 5 अगर घटाओगे कितना आएगा, 5 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ गया 1 एम्पियर। 5 भाग दोगे तो क्या आएगा 1 एम्पियर, ठीक। तो अगर I का डायरेक्शन A आपने लिया होता, सपोज करो आपने सेम क्वेश्चन होता 5 ओम और यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, आपसे कोई पूछता करंट की वैल्यू बताइए इस डायरेक्शन में। अब हमने देखो डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो अगर हमने डायरेक्शन A दिखा दिया तो इसका मतलब हम हायर पोटेंशियल किसको मानना है, 5 वोल्ट को। तब यहाँ पे हम I की वैल्यू जो लिखेंगे, I क्या लिखेंगे, 5 माइनस 10 डिवाइड बाई 5। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 में 10 सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, -5। 5 डिवाइड करोगे कितना गया, -1 एम्पियर। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं रेजिस्टेंस में करंट कैसे निकाला जाता है। तो I की वैल्यू क्या आ गई, -1 एम्पियर। तो इसका मतलब I की जो डायरेक्शन आपने माना है उसके
रिवर्स में फ्लो कर रही है, दिख भी रहा है कि 10 वोल्ट हायर है तो फ्लो करेगा राइट में। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, इस केस में -1, इस केस में 1 एम्पियर। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन लगाते समय कि I1 आपने जिस डायरेक्शन, जैसे I1 ने माना है तो I1 इस रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही है, तो ए वोल्टेज माइनस दिस। अब सपोज करो इस नोड पे आप पोटेंशियल V मान रहे हो, क्या मान रहे हो, V। तो I1 I2 I3 निकाल के इसमें पुट करना है आपको। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अब बताओ, I1 कहाँ पे फ्लो हो रही है, इस रेजिस्टेंस में। तो इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, देखो 10 वोल्ट, 10 माइनस दूसरे टर्मिनल पे आपने वोल्टेज माना है V है, तो 10 माइनस V डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस 5। अब देखो बेटा I1 आ गया, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब I2 निकालना है, ये 5 ओम है, इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, तो देखो I2 कैसे निकलेगा, I2 इस टर्मिनल का वोल्टेज V है, V, और इस टर्मिनल का वोल्टेज 0 माना जाता है, V माइनस 0 डिवाइड बाई 5, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या निकालना है इस इक्वेशन में, I3। तो I3 ध्यान दीजिए कहाँ फ्लो कर रही करंट, I3 देखा डायरेक्शन आपने A माना है, तो इसका मतलब A पोटेंशियल और माइनस A पोटेंशियल। तो अब देखो B यहाँ का पोटेंशियल है, 10 यहाँ का, तो I3 क्या हो जाएगा, B माइनस 10 डिवाइड बाई 5, ठीक, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब I1 I2 I3 की वैल्यू निकल आई, तो इसमें रखोगे तो B की वैल्यू निकल आएगी। जब B की वैल्यू आ जाएगी तो सारी करंट आपको कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए, पुटिंग ऑल दीज इक्वेशन 2 and 3 and 4 इन इक्वेशन 1, किस में आप पुट कर रहे हैं, 1। ओके, पुट करके देखिए, आप लोग पुट करके देख सकते हैं। पुट करिए, तो देखो इक्वेशन 1 में I1 की वैल्यू क्या लिखना है, 10 माइनस B डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, I2 की वैल्यू क्या है, V माइनस 0 डिवाइड बाई 5, I3 की वैल्यू क्या है, प्लस B माइनस 10 डिवाइड बाई 5। अब थोड़ा सुंदर बना के सॉल्व करिए, तो 5 का डिवाइड कर दें सब में, 10 बाई 5 माइनस B बाई 5, B में 0 घटाओगे तो कितना आएगा, B बाई 5, यहाँ देखो अलग कर दो, B बाई 5 माइनस 10 बाई 5। तो B को निकालना है तो B को एक तरफ ले लो, फिर B बाई 5 उधर ले जा रहे हैं और माइनस 10 बाई 5 इधर ले आ रहे हैं। तो देखो 10 बाई 5 यहाँ है ही, 10 बाई 5 इधर वाला 10 बाई 5 ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 10 बाई 5। A B बाई 5 राइट हैंड से है, 2 B बाई 5 है ही, एक और B बाई 5 आ गया, B बाई 5 प्लस B बाई 5 प्लस B बाई 5, ठीक। अब 10 बटे 5, 5 का भाग दोगे 2 आएगा ना, 2 प्लस 2 कितना होएगा, 4। अब देखो यहाँ B बाई 5 है, B बाई 5 है, B बाई 5, नीचे वाला देखो सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 3V बाई 5। तो V की वैल्यू कितना, देखो अब ये 5 का इसमें गुणा कर सकते हो ना नीचे, तो 3V इज इक्वल टू 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, 4 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, 20। तो 3V इज इक्वल टू 20, तो B इज इक्वल टू कितना हो गया, 20/3 वोल्ट। अब बेटा देखो B की वैल्यू आपने 20/3 वोल्ट आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब I1 की I2 की वैल्यू निकाल लोगे, हम एक वैल्यू निकाल के दिखा रहे हैं। I1 निकालना है तो क्या है, देखो I1 की क्या है, 10 माइनस V डिवाइड बाई 5। तो B की वैल्यू आपको पता है 20/3, तो रख दीजिए 10 माइनस 20/3 बाई 5 एम्पियर। अब सॉल्व कर लीजिए तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली I2 की वैल्यू क्या है, V बाई 5
तो b की वैल्यू 20/3 है, अब इसकी 5 एम्पियर सॉल्व कर लिए तो I2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली I3 की वैल्यू क्या है, I3 इज इक्वल टू V माइनस 10 डिवाइड बाई 5, तो B की वैल्यू 20/3 माइनस 10 डिवाइड बाई 5 एम्पियर। अब इसको सॉल्व कर लिए, I1 I2 I3 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखो बेटा यहाँ पे हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है, अप्लाइंग KCL। पहले नोड को आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद I1 I2 किसी भी डायरेक्शन मान लिया है करंट, और इसको नोड A से यहाँ का वोल्टेज V। और रेजिस्टेंस में कैसे करंट निकाली जाती है हम लोग को पता है, तो I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू हमने लिख लिया, और उसके बाद इसको इससे वोल्टेज निकाल लिया इस टर्मिनल का। जब इस टर्मिनल का वोल्टेज निकल गया तो I1 की वैल्यू, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू रख के हम लोग I1 I2 I3 कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम वर्क अप्लाइंग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी लगाओगे तो सेम आंसर आएगा जैसे हमने अप्लाई किया है KCL। थैंक यू।